प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीटी, तब तक मार रट्टा मार। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी। एक जुलाई 2017 से पहले हमारे भारतवर्ष में जीएसटी आने से पहले निम्न इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, स्टेट वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, टैक्सेज ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, टैक्सेज ऑन लॉटरीज, बीटिंग एंड गैम्बलिंग एटसेट्रा। बट 1 जुलाई 2017 के बाद, यानी 1 जुलाई 2017 से ही ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को समाप्त करके वन नेशन वन टैक्स के थ्योरी पर जीएसटी को बनाया गया। परंतु अभी भी हमारे भारतवर्ष में कुछ वस्तुओं पर जीएसटी लागू नहीं है, जैसे पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट यानी कि पेट्रोल, और एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड एल्कोहलिक लिक्योर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन यानी कि एल्कोहल। अब जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले ट्रांजैक्शंस किन दो स्टेट के बीच हुआ है इस पर गौर करना पड़ेगा। जब ट्रांजैक्शंस यानी कि परचेज ऑफ गुड्स या सेल ऑफ गुड्स सिमिलर स्टेट के बीच हुआ है, यानी कि बेचने वाला स्टेट और खरीदने वाला स्टेट दोनों ही एक ही है, तब उसे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस कहते हैं। और इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस पर जो जीएसटी हम लोग निकालते हैं उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट जीएसटी। जैसे अगर माल बेचने वाला जो व्यक्ति है वो भी बिहार का ही है और माल खरीदने वाला जो व्यक्ति है वो भी बिहार का ही है, तो इस सिचुएशन में हम लोग इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस कहेंगे। और इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन के संबंध में जो जीएसटी कैलकुलेट करते हैं उसे हम लोग इंट्रा स्टेट जीएसटी कहते हैं। सेकंड सिचुएशन है कि जब बेचने वाला माल को बेचने वाला स्टेट और माल को खरीदने वाला स्टेट दोनों ही डिफरेंट हो। जैसे गुड्स सोल्ड करने वाला जो पार्टी है वो है बिहार का और गुड्स परचेज करने वाला जो पार्टी है वो है यूपी का, तो दोनों स्टेट अलग अलग हो गए। तो ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम लोग बोलेंगे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस। और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस के संबंध में जो जीएसटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसे बोलेंगे इंटर स्टेट जीएसटी। एक बार फिर से, अगर सेल्स या परचेज विद इन स्टेट है तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस कहेंगे, और यदि सेल्स और परचेज आउटसाइड द स्टेट है तो उसे हम लोग बोलेंगे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस। ओके, अब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस के केस में जीएसटी को दो पार्ट में बांट दिया गया है। पहला
CGST यानी कि सेंट्रल GST, और सेकेंड SGST यानी कि स्टेट GST। यानी कि जब गुड्स सोल्ड करने वाला पार्टी और गुड्स परचेज करने वाला पार्टी एक ही स्टेट का हो तो उस समय हम लोग GST दो पार्ट में निकालेंगे, पहला CGST और दूसरा SGST। बट इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस के केस में हम लोग एक ही बार GST निकालेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं IGST यानी इंटीग्रेटेड GST। GST रेट, तो हमारे क्वेश्चन में GST रेट दिया हुआ रहेगा। अब GST रेट जो है वो हम लोग के बुक में स्टार्टिंग में बताया गया है कि किस किस टाइप के गुड्स पर कितना कितना GST रेट होगा, और रिलेटेड क्वेश्चन में ये GST रेट हम लोग को अवेलेबल रहेगा। तो GST रेट 0% से 28% तक हो सकता है। अब चूंकि अभी पिछले स्लाइड में हम लोग देखे हुए थे कि इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दो टाइप का केस होता है, यानी कि गुड्स विद इन स्टेट में सेल किया गया है कि गुड्स आउटसाइड द स्टेट सेल्स किया गया है। अगर गुड्स विद इन स्टेट में सेल किया गया है तो उस समय दो टाइप का GST रहेगा, CGST और SGST। तो CGST और SGST इस दोनों का जो रेट रहेगा वो दोनों सिमिलर रहेगा, यानी एक जैसा रहेगा। यानी 10% CGST है तो 10% ही SGST होगा। और यदि इंटर स्टेट का केस है तो CGST और SGST का जितना भी GST रेट आया है उस टोटल सम हुई इस दोनों का टोटल IGST का रेट हो जाएगा, और CGST और SGST का टोटल रेट IGST के रेट के बिल्कुल बराबर रहेगा। जैसे यदि CGST 14% है तो SGST भी 14% ही होगा। तो CGST 14% और SGST भी 14% जब होगा तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो IGST कितना हो जाएगा 28%। यानी कि CGST SGST इस दोनों का टोटल IGST के बिल्कुल बराबर रहेगा। मैन्युफैक्चरर गुड्स सोल्ड किया होलसेलर को, तो मैन्युफैक्चरर गुड्स सेल करने का क्या टेक्निक लगाया था। तो मैन्युफैक्चरर के लिए सेल किए गए गुड्स का कॉस्ट था 30,000, उसमें वो 10,000 प्रॉफिट ऐड कर लिया तो उसका सेल्स वैल्यू 40,000 आया। और जो जिस टाइप का माल मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचा था उस टाइप के माल पर 18% का GST था, ऐसा हम मान लिए हैं। तो GST 18% उसने ऐड किया, जो आया 40,000 इंटू 18/100 7,200। तो मैन्युफैक्चरर के लिए फाइनल वैल्यू हो गया 47,200। बट मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर को सेल्स बिल या इनवॉइस देगा तो उसमें गुड्स 40,000, GST 18% यानी 7,200 और फाइनल वैल्यू 47,200 ही दिखाएगा। मैन्युफैक्चरर अपने इनवॉइस में कॉस्ट और प्रॉफिट कभी नहीं दिखाएगा। अब होलसेलर जो है तो मैन्युफैक्चरर से बाय किए गए माल को वो रिटेलर को सेल कर देगा।
तो होलसेलर के लिए कॉस्ट कितना हो गया था? तो 40,000 यानी कि मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर के पास जब हम लोग आते हैं तो मैन्युफैक्चरर का फाइनल वैल्यू 47,200 है, तो होलसेलर के लिए वो कॉस्ट नहीं हुआ। मैन्युफैक्चरर के केस में वो जीएसटी चार्ज करने के पहले जो वैल्यू है 40,000 वही होलसेलर के लिए कॉस्ट पड़ेगा, यानी कॉस्ट में कभी भी टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो होलसेलर का कॉस्ट हो गया 40,000, होलसेलर भी अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया 10,000, तो उसका सेल्स वैल्यू हो गया 50,000 और 50,000 पर 18% जीएसटी कैलकुलेट किया 9,000। इस प्रकार फाइनल वैल्यू 59,000 का हुआ। अब जब होलसेलर रिटेलर को अपना इनवॉइस या बिल देगा तो उसमें 50,000 का गुड्स 18% उसका जीएसटी यानी कि 9,000 और टोटल वैल्यू 59,000 करके दिखाएगा। अब रिटेलर जो है वो कस्टमर को गुड्स सोल्ड कर देगा, तो रिटेलर के लिए कॉस्ट कितना पड़ा था? तो होलसेलर के ऊपर में देखिए सेल्स वैल्यू कितना है 50,000, वही 50,000 रिटेलर के लिए कॉस्ट बन जाएगा। तो कॉस्ट है 50,000, रिटेलर भी अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया, इस प्रकार वैल्यू हो गया 60,000 का जीएसटी चार्ज कर लिया 10,800, तो इस प्रकार फाइनल वैल्यू हो गया 70,800। अब ये जो 70,800 किसके लिए हुआ फाइनल वैल्यू? तो रिटेलर इतने रुपए पर बेचा है यानी 70,800 पर बेचा है और कस्टमर उसको 70,800 में परचेज किया है। इस प्रकार कस्टमर के लिए परचेज प्राइस हो जाएगा 60,000 का और कस्टमर उस पर जीएसटी पे किया है 10,800। इस प्रकार कस्टमर के द्वारा टोटल पेमेंट किया गया है 70,800। अब कस्टमर तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जीएसटी डिपार्टमेंट में कोई जीएसटी नहीं देगा, बट मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर ये तीनों पर्सन गुड्स सोल्ड किए हैं यानी सर्विस दिए हुए हैं, तो इन तीनों ही पर्सन को जीएसटी डिपार्टमेंट में जीएसटी जमा करने पड़ेंगे। तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर से कितने रुपए का जीएसटी कलेक्ट किया था? तो मैन्युफैक्चरर के लिए उसके बिल में देखिए तो 7,200। तो मैन्युफैक्चरर जीएसटी डिपार्टमेंट में अपना यानी कि जो होलसेलर से उसने जीएसटी को कलेक्ट किया है वो 7,000 रुपया जीएसटी डिपार्टमेंट में जमा कर देगा। अब होलसेलर रिटेलर के ऊपर कितना जीएसटी चार्ज किया था? तो 9,000 का। होलसेलर के ऊपर देखिए तो 9,000 का है, बट ये 9,000 में से होलसेलर तो पहले से भी जीएसटी इसी गुड्स के रिलेटेड वो पे कर चुका है। तो ये होलसेलर जो मैन्युफैक्चरर को जीएसटी दिया हुआ था उसमें से अपना चार्ज किया गया जीएसटी का अंतर निकालेगा, तो 9,000 में से 7,200 रुपया को घटा देंगे तो बच गया 1,800 रुपया, और होलसेलर यही 1,800 रुपया सिर्फ जीएसटी डिपार्टमेंट में जमा कर देगा। अब होलसेलर तो जमा किया 1,800 रुपया। अब रिटेलर पर आते हैं, तो रिटेलर कितने रुपए में गुड्स सोल्ड किया है? तो 70,800 रुपया में। अब रिटेलर के बिल में कितना जीएसटी है? तो 10,800, बट रिटेलर होलसेलर से माल खरीदते समय जीएसटी पे किया हुआ है,
तो उसने 9,000 रुपया पे कर दिया था और ये माल बेचते समय 10,800 रुपया चार्ज किया है। फिर यहाँ से अंतर ये निकालेगा तो इसका भी अंतर आ गया 1,800 रुपया। और रिटेलर भी ये डिफरेंस अमाउंट जीएसटी डिपार्टमेंट में जमा करेगा। तो देखिए जीएसटी डिपार्टमेंट में 3% जीएसटी वहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर 7,200 रुपया, होलसेलर 1,800 रुपया और रिटेलर भी 1,800 रुपया जीएसटी डिपार्टमेंट में जमा कर रहा है। तो ये तीनों जो जीएसटी डिपार्टमेंट में ये तीनों जीएसटी जो जमा हुआ उसका ऐड कितना हुआ, तो 7,200 प्लस 1,800 प्लस 1,800 बराबर 10,800 रुपया। और देखिए कस्टमर जीएसटी टोटल कितना पे किया था, तो 10,800 रुपया। ये सभी जीएसटी डिपार्टमेंट में पहुंच गए। ओके, अब एक पर्सन है सेलर और एक पर्सन है परचेजर। तो जब सेलर गुड्स सोल्ड करेगा परचेजर को, तो सेलर के द्वारा परचेजर से जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा। तो जीएसटी को कलेक्ट करने वाला पर्सन सेलर होगा और जीएसटी पे करने वाला पर्सन परचेजर होगा। जब सेलर जीएसटी को कलेक्ट करेगा तो उस जीएसटी को सेलर के एंगल से बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। सेलर के एंगल से कलेक्ट किए गए जीएसटी को बोला जाएगा आउटपुट जीएसटी। जबकि परचेजर के द्वारा जो जीएसटी पे किया गया है उस जीएसटी को परचेजर बोलेगा इनपुट जीएसटी। यानी पे किए गए जीएसटी को इनपुट जीएसटी बोलना है और कलेक्ट किए गए जीएसटी को आउटपुट जीएसटी बोलना है। अब कुछ जीएसटी रिलेटेड फार्मूला। पहला, अगर हमारे क्वेश्चन में गुड्स का कॉस्ट प्राइस दिया जा रहा हो और उस पर प्रॉफिट भी दिया जा रहा हो और सीजीएसटी या एसजीएसटी या आईजीएसटी का रेट दिया हो, तो हम लोग क्या क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे। तो जो सम आएगा उसको बोलेंगे हम लोग सेल्स वैल्यू या टैक्सेबल वैल्यू। और सेल्स वैल्यू में सीजीएसटी या एसजीएसटी जो भी हो उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। अगर इंट्रा स्टेट का केस होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी 2 बार कैलकुलेट करना है और यदि इंटर स्टेट का केस होगा तो केवल 1 बार लिखना है आईजीएसटी। अब सीजीएसटी का जो रेट रहेगा उतना ही रेट एसजीएसटी का भी होगा और सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों का रेट जब हम लोग ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा आईजीएसटी का रेट। तो सेल्स वैल्यू पर जीएसटी कैलकुलेट कर कर जब हम लोग उसमें जोड़ देंगे सेल्स वैल्यू में, तो उसे हम लोग बोलेंगे फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स। सेकंड, जब किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस न देकर उसका लिस्ट प्राइस दे या कैटलॉग प्राइस दे, तो लिस्ट प्राइस में जो सेलर के द्वारा डिस्काउंट ऑफर किया गया है उस डिस्काउंट को लेस कर देंगे। तो लेस करेंगे लिस्ट प्राइस में से, जब डिस्काउंट को लेस करेंगे तो जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, फिर आ जाएगा सेल्स वैल्यू, फिर उसमें जीएसटी को ऐड कर देंगे, तो इस प्रकार फाइनल वैल्यू निकल जाएगा। थर्ड, जब सीजीएसटी का रेट ही केवल क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तभी हम लोग कितना बार सुन लिए कि सीजीएसटी का रेट
के बराबर ही SGST का भी रेट होता है। अगर हमें क्वेश्चन में कहीं वो इंटर स्टेट का केस है और IGST का रेट की ज़रूरत है, तो उस समय IGST का रेट कैसे निकालेंगे? तो 2 इंटू द रेट ऑफ CGST, यानी CGST का जो रेट दिया रहेगा उसका डबल कर देंगे तो IGST का रेट बन जाएगा। फोर्थ, इनपुट GST कैसे निकालेंगे? तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सुने कि जो परचेजर होता है और परचेजर के द्वारा जो GST पे किया जाता है उसको हम लोग इनपुट GST कहते हैं, और सेलर के द्वारा जो GST कलेक्ट किया जाता है उसको आउटपुट GST कहते हैं। तो इनपुट GST निकालने के लिए परचेज प्राइस में रेट ऑफ GST से मल्टीप्लाई करना है, 100 से डिवाइड करना है, और आउटपुट GST निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में रेट ऑफ GST से मल्टीप्लाई करना है और 100 से डिवाइड करना है। अगर कहीं परचेज प्राइस न देकर उसका लिस्ट प्राइस देगा तो इनपुट GST बराबर हो जाएगा लिस्ट प्राइस 1 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट अपन 100 इंटू रेट ऑफ GST डिवाइडेड बाई 100। आउटपुट GST बराबर हो जाएगा लिस्ट प्राइस 1 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट अपन 100 इंटू रेट ऑफ GST डिवाइडेड बाई 100। इस प्रकार हम लोग GST आउटपुट या इनपुट GST भी निकाल सकते हैं। अब सेलर के द्वारा GST को कलेक्ट किया जाएगा, परचेजर के द्वारा GST पे किया जाएगा। तो सेलर GST डिपार्टमेंट में क्या GST पे करेगा अथवा नहीं करेगा? तो अगर सेलर GST का कलेक्शन ज़्यादा किया है और सेलर जिससे वो माल परचेज किया था, सेलर भी तो किसी से माल परचेज किया है तभी तो सेल किया है, तो सेलर उसी माल पर कितना GST पे किया है, इस दोनों के अंतर को ही GST क्रेडिट या GST पेएबल कहते हैं। अब इसमें दो केस है। पहला, व्हेन द अमाउंट ऑफ इनपुट GST इज मोर देन द अमाउंट ऑफ आउटपुट GST, देन द डिफरेंस इज कॉल्ड GST क्रेडिट। यानी कि जब इनपुट GST अधिक हो आउटपुट GST से, तो इन दोनों के अंतर को हम लोग बोलेंगे GST क्रेडिट। तो GST क्रेडिट का फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट ऑफ इनपुट GST लेस अमाउंट ऑफ आउटपुट GST। सेकेंड केस, व्हेन द अमाउंट ऑफ इनपुट GST इज लेस देन द अमाउंट ऑफ आउटपुट GST, देन द डिफरेंस इज कॉल्ड GST पेएबल। यानी कि जब इनपुट GST कम हो और आउटपुट GST ज़्यादा हो, तब अंतर को हम लोग बोलेंगे GST पेएबल। तो GST पेएबल का फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट ऑफ आउटपुट GST लेस अमाउंट ऑफ इनपुट GST। अब यदि GST पेएबल है तो सेलर के द्वारा GST डिपार्टमेंट में GST पेएबल के इक्विवेलेंट अमाउंट डिपॉजिट करने पड़ेंगे। बट GST क्रेडिट है तो सेलर के द्वारा GST डिपार्टमेंट में कोई GST डिपॉजिट नहीं करने पड़ेंगे। थैंक यू।